हेलो फ्रेंड्स, मैं साक्षी शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल एसपी लेसन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश के नाम तीसरा संबोधन। आज है 14 अप्रैल। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि पहले जो है 21 दिन का लॉकडाउन था, जो कि 14 अप्रैल को पूरा होने वाला था, जो कि आज पूरा हो गया था। तो आज के दिन मोदी जी सुबह 10 बजे देश के नाम संबोधन लेकर आने वाले थे। ये जो था उनका देश के नाम तीसरा संबोधन था। पिछली बार उन्होंने 24 मार्च को अपने संबोधन में 21 दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया था, और उससे पहले 19 मार्च को प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए 22 मार्च को एक दिन का जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। तो इसी तरीके से आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को तीसरी बार संबोधन किया है। तो देख लेते हैं कि आज के संबोधन में मोदी जी ने क्या क्या अपनी बातें रखी हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि उन्होंने आज के संबोधन में कहे हैं। तो सबसे पहले तो जैसे कि आप यहाँ पर मोदी जी को जो पिक्चर है इसमें देख सकते हैं कि मोदी जी ने अपने फेस को कवर किया हुआ है। ये गमछा है, इससे उन्होंने अपने चेहरे को पूरी तरीके से ढका हुआ था। तो राष्ट्र के नाम जो आज संबोधन हुआ, उस संबोधन के दौरान पीएम मोदी मास्क के तौर पर ये गमछे की तरह का जो एक कपड़ा था वो लगाए नजर आए थे, जिसे कि बाद में उन्होंने अपने गले में लटका लिया था। दरअसल ये जो गमछा है ये मणिपुर से ताल्लुक रखता है। मणिपुर की जो राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला, उन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसका जिक्र किया था कि उन्होंने बताया कि ये जो है गमछा, इसको लेरुम लेंगियान फ्री, ये पूर्वोत्तर के मणिपुर का है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब कोई पर्सन जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट जाता है तो उसका रिस्पेक्ट करने के लिए, उनका आदर करने के लिए उनके गले में ये जो गमछा है वो ऐसा सम्मान के लिए डाला जाता है। या फिर नॉर्थ ईस्ट की साइड जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे दिए जाने वाले सामान में जेवर को इसमें लपेट कर रखा जाता है। इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो ये जो गमछा मोदी जी ने आज यूज़ किया हुआ था इसको बहुत शुभ माना जाता है। प्रधानमंत्री ने मणिपुर का लेरुम मेंगथुन फी जो है वो मुंह पर लगाया, तो उसे देखकर नॉर्थ ईस्ट की जो पब्लिक है उन्हें काफ़ी इस चीज़ से प्रसन्नता हुई कि मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट का जो एक ये गमछा है एज अ सिंबल उन्होंने यूज़ किया है। और कुछ लोगों के मन में, जो कि नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, उनके लोग में ये, वो लोग इसको देखकर काफ़ी खुश हुए कि मोदी जी ने ये गमछा जो है आज पहना है, और शुरू में ही, संबोधन के शुरू में ही अपने फेस को इससे कवर किया था कि कहीं ना कहीं वो मैसेज दे रहे हैं कि आप अगर बाहर जाएं तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, कि ये जो है कितनी अहमियत रखता है। मोदी जी ने जैसे ही अपना संबोधन शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने आज के संबोधन में बाबा साहेब को नमन किया। बाबा साहेब जिन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है, और हमारे अगर संविधान की बात करें तो संविधान में उन्हें द पीपल ऑफ इंडिया की शक्ति कहा गया है। यही हैं वो हमारे बाबा साहेब। आज है 14 अप्रैल, तो 14 अप्रैल को उनकी जयंती होती है। तो इसीलिए अपने संबोधन के शुरुआत में भी ही प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मतिथि के बारे में लोगों को अवगत कराया, और साथ ही साथ ये भी कहा कि हम भारत के लोगों की तरफ से हम अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन, ये संकल्प बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि के तौर पर देते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहेब का जो पूरा जीवन रहा है वो हमें हर चुनौतियों को अपनी संकल्प शक्ति और परिश्रम के बलबूते पर पार करने की निरंतर प्रेरणा देता है। बाबा साहेब को नमन करने के साथ साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से बाबा साहेब की जो लाइफ सर्कल रही है, कि उन्होंने किस तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड किया है लोगों के लिए, उन्होंने जो दलित वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए क्या काम किया, और हमारे संविधान के लिए उनका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इन सभी की तारीफ़ करते हुए उन्होंने ये हम लोगों को सीख दी है कि हमें बाबा साहेब की लाइफ से प्रेरणा लेनी चाहिए। और ये भी कहा उन्होंने साथ ही साथ कि मैं सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहेब को नमन करता हूँ। अपने संबोधन को आगे बढ़ाते हुए मोदी जी ने कहा, उत्सव को सादगी से मनाना प्रेरक, यानी कि हमारा जो इंडियन कल्चर है, हम अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उत्सव मनाते ही रहते हैं। तो उन्होंने देशवासियों की प्रशंसा करते हुए, उनकी एकता का उदाहरण देते हुए यही कहा कि उत्सव को सादगी से मनाना प्रेरक और तारीफ के काबिल है। कि साथियों, अगर हम बात करें तो ये जो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग त्योहारों का अभी समय चल ही रहा है। वैसे भी भारत को तो फेस्टिवल्स का बोला जाता है कि भारत तो उत्सवों से भरा रहता है, हरा भरा रहता है, खिलखिलाता रहता है। तो अभी कल जैसे कि 13 अप्रैल था, बैसाखी थी, पोहला बैसाख था, विशु के साथ साथ अन्य राज्यों में नए वर्ष की शुरुआत होती है। तो लॉकडाउन के कारण अभी क्या हो रहा है कि हम अपने जो त्यौहार हैं उनको उतने हर्ष और उल्लास के साथ नहीं मना पा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बंधनों में हम लोग कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। तो उसी की वजह से देश के लोग जिस तरह नियमों का पालन कर रहे हैं, जितने संयम से अपने घर में रहकर सादगीपूर्ण तरीके से त्यौहार मना रहे हैं, ये बहुत ही प्रेरक और प्रशंसनीय है। मैं नए वर्ष पर, यानी कि मोदी जी ने ऐसे कहा कि मैं नए वर्ष पर आपके परिवारजन के उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने अपने संबोधन को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि आज पूरे विश्व में ये जो कोरोना वैश्विक महामारी की जो स्थिति है, उससे हम लोग जो हैं सभी जानते ही हैं कि क्या सरकमटेंसेस अभी बने हुए हैं। तो इसी के लिए जिस तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग बाग उसका पालन भी कर रहे हैं। तो देशवासियों का जो संयम है, जो धैर्य है, उसकी भी उन्होंने प्रशंसा की है। आगे मोदी जी ने कहा कि जब देश में एक भी केस नहीं थे तब शुरू की स्क्रीनिंग। कि हमारे यहाँ जब कोरोना का एक भी केस नहीं था, यानी कि 0 केसेस हमारे यहाँ पर इंडिया में थे, क्योंकि ये जो वायरस है वो आप लोग जानते ही हैं, चीन के वुहान से फैला और फिर दुनिया में धीरे धीरे किस तरीके से ये तांडव मचा रहा है, तो आप लोग जानते ही हैं। तो लेकिन जब इंडिया में इसका एक भी केस नहीं था, तो तभी क्या था कि इसकी जो स्क्रीनिंग थी वो शुरू की गई थी। कि उससे पहले ही भारत ने कोरोना प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। कोरोना के मरीज 100 तक पहुंचे, उससे पहले ही भारत ने विदेश से आए हर यात्री के लिए टोटल 14 डेज का आइसोलेशन जो था वो इम्पोर्टेंस कर दिया था। कि ये जो मतलब बाहर से लोग आ रहे हैं, फॉरेनर्स जो आ रहे हैं यहाँ पर हैं, या फिर भारत के जो लोग बाहर फंसे हुए थे वो जो लोग आ रहे हैं, उनकी एयरपोर्ट पर ही स्क्रीनिंग कराई जाएगी और फिर उनको 14 डेज़ के लिए आइसोलेटेड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ अलग अलग जगह पर मॉल हों, थिएटर हों, क्लब हों या फिर जिम हो, वो जो भी थे सब कुछ क्लोज्ड करा दिए गए थे। फिर जब हमारे यहाँ 550 केस थे, तभी भारत ने 21 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया था। भारत ने क्या किया कि जिस तरीके से पालन करने के लिए लोगों को कहा गया, नियम बताए गए, रूल्स कहे गए, तो भारत ने इस प्रॉब्लम को बढ़ने का इंतज़ार नहीं किया, बल्कि जैसे ही समस्या दिखी उसे तेज़ी से फैसले लेकर उसी समय इनको रोकने का पूरी कोशिश की गई। आगे उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बाकी देशों की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर। तो इस बात में उन्होंने क्या कहा कि वैसे तो ये जो अभी टाइम चल रहा है, ये कोरोना जो कि वैश्विक महामारी बना हुआ है, ये एक ऐसा संकट है जिसमें हम किसी भी देश के साथ तुलना नहीं कर सकते, ये करना उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी कुछ सच्चाइयों को हम नकार भी नहीं सकते। तो इसी के चलते एक सच्चाई यह भी है कि अगर दुनिया के बड़े बड़े जो कि सामर्थ्यवान देश, यानी कि जैसे कि अमेरिका, आप लोग सभी जानते हैं कि कितना सामर्थ्यवान देश है वो, लेकिन इस महामारी के चलते उसका भी किस तरीके से हाल हो रखा है, ये सभी लोग न्यूज़ के माध्यम से देख ही रहे हैं। तो अगर दुनिया के बड़े बड़े सामर्थ्यवान देशों में कोरोना के हम आंकड़े देखें, तो उनकी तुलना में भारत की जो स्थिति है वो अभी बहुत संभली हुई है। यानी कि महीना 1.5 महीना पहले कोई देश कोरोना संक्रमण के मामले में एक प्रकार से भारत के बराबर खड़े थे। आज उन देशों में भारतीय की तुलना में कोरोना के केसेस 25 से 30 गुना बढ़ चुके हैं, और उन देशों में हज़ारों लोगों की जो डेथ है वो किस तरीके से सामने आ रही हैं, हम सभी लोग देख सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि अगर समय से बड़े फैसले नहीं लेते तो बहुत बुरी स्थिति होती। कि अगर जैसे कि समय रहते ये लॉकडाउन का फैसला लिया गया, उससे पहले जनता कर्फ्यू का फैसला लिया गया, तो ये कहीं ना कहीं जो कदम थे वो कारगर सिद्ध हो रहे हैं। तो अगर ये जो फैसले थे समय रहते ये फैसले नहीं लिए जाते, तो आज भारत की क्या स्थिति होती वो कोई भी एक आम नागरिक उसकी कल्पना नहीं कर सकता है।
अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत ने होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं अपनाए होते, समय पर तेज फैसले नहीं लिए होते, तो आज भारत की स्थिति क्या होती इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसकी कल्पना करने के लिए सोचेंगे भी तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बाहर के देशों में आप देख सकते हैं इटली का किस तरीके से बुरा हाल हुआ है, वहाँ पर मौत का क्या आंकड़ा रहा है, आप लोगों ने न्यूज़ के माध्यम से देखा ही होगा। लेकिन अगर हम बीते दिनों के जो एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों की बात करें तो उससे साफ है कि हमने जो रास्ता चुना है वो आज की स्थिति में हमारे लिए वही सही है। यहाँ पर बात लॉकडाउन की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की जा रही है। लॉकडाउन जो कि एक लक्ष्मण रेखा के जैसे सब उसका पालन कर रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग हो, लॉकडाउन हो, इन सभी चीज़ों से बहुत बड़ा देश को फ़ायदा तो मिला है। और फिर आगे उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये महंगा तो ज़रूर लगता है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन भारतवासियों की ज़िंदगी के आगे इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। सीमित संसाधनों के बीच भारत जिस मार्ग पर चल रहा है उस मार्ग की चर्चा आज दुनिया भर में होना बहुत स्वाभाविक है। आगे उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सभी बहुत जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो उसकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने भी उनके जो लोकल स्वीपर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, पुलिस हो गए, या फिर जो भी हो गए जिन्हें कि हम कोरोना योद्धा का नाम देंगे, जी बिल्कुल कोरोना योद्धा का ही उनको टाइटल देना उचित होगा, कि वो लोग किस तरीके से अपनी जान पर खेलकर, चाहे फिर वो पुलिस हों, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हों, या फिर हमारे स्वीपर्स हों, ये जो लोग हैं इस टाइम बिल्कुल एक फाइटर के जैसे अपना काम कर रहे हैं। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनके द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं उनका पब्लिक भी पालन बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो 2400 घंटे हर किसी ने अपनी जो जिम्मेदारी है उसको संभालने का प्रयास पूर्ण रूप से किया हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा कि लेकिन साथियों, इन सब प्रयासों के बीच कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है उसने विश्व भर में हेल्थ एक्सपर्ट को और सरकारों को और ज़्यादा सतर्क कर दिया है। भारत में भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब आगे कैसे बढ़े, हम विजयी कैसे होंगे, हमारे यहाँ जो नुकसान है वो कम से कम कैसे हो, लोगों की दिक्कतें कम कैसे हो, इन बातों को लेकर जो स्टेट्स हैं, उनकी जो मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ जो है कॉन्टिन्यूस चर्चा इस बात पर की जा रही है। और इन सभी चर्चाओं में अगर एक बात उभर कर आती है तो वो नागरिकों की तरफ से यह भी सुझाव आया कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि मोदी जी ने ये बोला कि स्टेट गवर्नमेंट से बात हुई और फिर आम पब्लिक के जो रिव्यूज़ मिले तो उसमें यही कहा गया कि ये जो लॉकडाउन है वो बढ़ना चाहिए। तो उसी के बाद मोदी जी ने फिर घोषणा की कि 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान, कि अब जो लॉकडाउन है यानी कि जो 21 दिन का लॉकडाउन था जो कि हमारा आज 14 अप्रैल को समाप्त हो जाना था, लेकिन अब उस लॉकडाउन को आगे फिर बढ़ा दिया गया है। वो लॉकडाउन अब 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, कि ये जो है अब लॉकडाउन सेकंड है, कि भारत में 3 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, पीएम मोदी का ऐलान। उन्होंने ये कहा कि अलग अलग स्टेट की जो मिनिस्टर्स हैं उनकी मोदी जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन लोगों से बात हो गई थी। तो कई राज्य जो थे वो तो पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। फिर सारे जो उनको सजेशंस मिले उनको ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरीके से पालन करना है जैसे कि हम अभी तक करते आ रहे हैं। अपने संबोधन में आगे बढ़ते हुए मोदी जी ने कहा कि हॉटस्पॉट्स में पहले से भी ज़्यादा सतर्कता जरूरी, कि मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। स्थानीय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए, कि अगर एक हम छोटे लेवल पे ही देखें, कोई भी एक सिटी है तो अगर उसमें भी एक मरीज़ बढ़ता है तो भी ये टेंशन की बात है। इसीलिए ये जो लॉकडाउन है इसको बढ़ाया जा रहा है कि कहीं पर भी कोरोना से भी एक भी मरीज़ की डेथ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारी चिंताएं जो हैं वो और बढ़ जाएंगी।
तो इसीलिए क्या है, हॉटस्पॉट्स को इंगित करते हुए पहले भी से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी होगी। जिन स्थानों के हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका है उस पर भी कड़ी जो उनकी नज़र है वो रखी जाएगी प्रशासन की ओर से, और जो रूल्स होंगे वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ नए हॉटस्पॉट का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को भी चुनौती देगा, ये नए संकट पैदा करेगा। इसलिए अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। जैसे कि आप लोग अभी जानते ही हैं कि पुलिस प्रशासन जो हो वो किस तरीके से लोगों को अनुशासन का पालन करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अगर जनता नहीं मान रही है तो प्रशासन को अपना जो कड़ा रुतबा है वो भी दिखाना पड़ रहा है। ये सिर्फ उनकी भलाई के लिए ही किया जा रहा है। तो इसी के लिए मोदी जी ने बोला कि अगले एक हफ्ते तक ये जो अनुशासन है, जो पालन है, जो नियम जनता को बोले गए हैं, अगर वो इनका पालन नहीं करेंगी तो इसके लिए उनको थोड़ा और ज़्यादा कठोर होना पड़ेगा। 20 अप्रैल से कुछ ज़रूरी गतिविधियों के लिए मिलेगी छूट। इसमें क्या उन्होंने कहा है कि 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहाँ लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका जो मेजरमेंट होएगा वो कंटिन्यू किया जाएगा। यानी कि जो भी फील्ड इस एक तरीके से अग्नि परीक्षा हम इसको बोलेंगे उसमें सफल होंगे, वहाँ अपने यहाँ हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे, और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी वहाँ पर 20 अप्रैल से कुछ ज़रूरी गतिविधियों की अनुमति छूट प्रदान की जाएगी। यानी कि वहाँ पर लॉकडाउन तो रहेगा लेकिन कुछ जो ज़रूरी चीज़ें होंगी उसमें छूट उनको मिल जाएगी। लेकिन याद रखिएगा ये जो अनुमति उनको मिलेगी ये शर्तों के साथ मिलेगी, यानी कि उनको कुछ शर्तें रखी जाएंगी, उन्हीं के आधार पर वो अनुमति जो होगी वो मिलेगी। यानी कि बाहर निकलने के जो नियम होंगे वो बहुत सख्त होंगे, और कोरोना का पैर इस बीच अगर हमारे इलाके में पड़ता है तो जो सारी अनुमति होगी वो वापस ले ली जाएगी। इसलिए न तो खुद कोई लापरवाही करें और न ही किसी को लापरवाही करने का मौका दें। अगर कोई आपके पास ऐसी लापरवाही केयरलेस बरतता है तो उनको समझाएं। आगे उन्होंने कहा बुधवार को जारी होगी विस्तृत गाइडलाइन, कि मेरे देशवासियों कल इस बारे में सरकार की तरफ से एक विस्तृत गाइडलाइन जो है वो जारी की जाएगी कि 20 अप्रैल से चिन्हित क्षेत्रों में ये जो छूट का प्रावधान हमारे गरीब भाई बहनों की आजीविका को ध्यान में रखकर किया गया है। स्पेशली यहाँ पर उन्होंने उन लोगों को मेंशन किया जो लोग रोज़ कमाते हैं और रोज़ की कमाई से ही अपनी आजीविका जो है वो चलाते हैं, कि वही मेरा एक वृद्ध परिवार है। मेरी जो सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं उन लोगों के लिए हैं, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं जो लोग रोज़ कमाते हैं और उसी से अपनी आजीविका चलाते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी दिक्कतें हो रही होंगी। तो उन्हीं के लिए मोदी जी ने कहा कि मैं उन लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि उनके जीवन में आए मुश्किलों को कम करना ये उनका कार्य है। साथ ही साथ उन्होंने गरीब कल्याण योजना के माध्यम से बताया कि ये जो योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके माध्यम से सरकार ने जितना उनसे हो सका है हर मदद करने का हर संभव प्रयास किया है। अब जो नई गाइडलाइंस आएंगी उसको बनाते हुए भी ये चीज़ को पूरा ध्यान में रखा हुआ है। बुधवार को यानी कि ये जो गाइडलाइन है वो आ जाएगी, फिर उसमें देखते हैं कि क्या क्या उसमें शर्तें जो हैं वो बताई गई हैं। आगे उन्होंने कहा कि देश में दवा से लेकर राशन तक का पर्याप्त भंडार, कि इस समय जो है रबी की फसल का कटाई का जो काम है वो भी जारी है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो। साथ ही साथ देश में दवा से लेकर राशन तक जो है वो पर्याप्त भंडार है। सप्लाई चेन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जा रहा है धीरे धीरे, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि पहले हमारे यहाँ टेस्टिंग के लिए सिर्फ एक लैब थी, लेकिन अब 200 से ज़्यादा लैब जो हैं वो टेस्टिंग का काम कर रही हैं। तो वर्ल्ड के अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो ये कहता है कि कोरोना के 10,000 मरीज होने पर 1500 से 1600 बेड की ज़रूरत होती है। अब भारत में अगर हम बात करें तो भारत में अब हम लोग 1 लाख से ज़्यादा बेड की व्यवस्था जो है वो कर चुके हैं।
इतना ही नहीं, 600 से भी अधिक ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो सिर्फ कोविड के इलाज के लिए काम कर रहे हैं। इन सभी फैसिलिटीज़ को और तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। और आज का जो मोदी जी का संबोधन रहा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये जो चीज़ रही है कि पीएम ने देशवासियों से मांगे 7 वचन। वो 7 वचन क्या क्या हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, कि हमारे घर में जो सीनियर सिटीजन पर्सन है उनका खास तौर पर ध्यान रखें, खासकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें कोई पुरानी बीमारी हो, क्योंकि ओल्ड एज में जाकर काफ़ी बीमारी जो होती हैं वो उस व्यक्ति को हो जाती हैं। तो इसीलिए ख़ास तौर पर उन व्यक्ति को जिनको की पुरानी बीमारी हो, उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है, उन्हें कोरोना से बहुत बचा कर रखना है। क्योंकि ये जो वायरस है वो ज़्यादातर सीनियर सिटीज़न में इसलिए बोला जा रहा है, हो सकता है क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी पावर होती है वो एज के बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगती है। तो इसीलिए मोदी जी ने कहा कि अपने घर के बुजुर्गों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। आगे उन्होंने कहा कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरीके से पालन करें, कि ये जो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कि एक लक्ष्मण रेखा के तौर पर वो शुरू से ही कहते आ रहे हैं, इसका पूरी तरीके से पालन करना है। घर में बने फेस कवर या मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें, कि आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उनका पालन करें, जैसे कि गर्म पानी पीना है, ठीक है, अपने जो हाथ हैं उनको अच्छे तरीके से धोना है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है कंटिन्यू। तो ये जो चीज़ें हैं ये बोली जा रही हैं, तो इनको ध्यान में रखें। आगे उन्होंने कहा आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप ज़रूर डाउनलोड करें, कि कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। इसका जो लिंक होगा वो आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि आप कहाँ से उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो ऐप है वो काफ़ी मददगार है। इसमें क्या होता है कि आपके आसपास अगर कोई कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन होता है तो ये जो ऐप है वो आपको ऐसे गाइडलाइन भी करता है और आपको ऐसे इंस्ट्रक्शंस भी दे देता है, ठीक है। तो ये जो ऐप है आप उसको आपने अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है गरीब परिवार की देख रेख करें, जितना हो सके उतना गरीब परिवार की देख रेख करें, उनकी भोजन की ज़रूरत जो हो आसपास अपने गरीब ऐसा उनकी ज़रूरत को पूरा करें। नेक्स्ट है अपने साथ काम करने वाले लोगों के प्रति संवेदना रखें, कि जैसे कि लोग हैं, काफ़ी लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग अपने फैक्ट्री से ऑफिस से किसी ना किसी तरीके से आपस में हम कनेक्टेड हैं ही काम को लेकर। तो आप अपने व्यवसाय अपने उद्योग में अपने साथ काम करने वाले लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से ना निकालें। और नेक्स्ट उन्होंने कहा कि देश के कोरोना योद्धाओं का सम्मान करें। जी बिल्कुल, अभी इस टाइम पे जो लोग वो डॉक्टर नर्सेस सफाई कर्मी पुलिसकर्मी ऐसे सभी लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए, उनको आदर देना चाहिए, उनके जो गौरव है उनको किए बगैर हम लोग के लिए किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो इनका जो कार्य है उसको आदरपूर्वक उनका सम्मान करें, उनका गौरव करें। तो ये थे 7 वचन जो कि मोदी जी ने आज के अपने संबोधन में देशवासियों से मांगे हैं। साथ ही साथ ये जो 7 वचन मोदी जी ने मांगे हैं, इन 7 बातों को उन्होंने एक तरीके से सप्तपदी विजय प्राप्त करने का मार्ग बताया है, कि विजय होने का हमारे लिए निष्ठापूर्वक करने वाला यही एक मार्ग है हमारे पास। साथ ही साथ उन्होंने एक छोटा सा श्लोक जो है कि वयम राष्ट्रे जागरयाम, यानी कि हम राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाए रखेंगे। इसी कामना के साथ उन्होंने अपने जो संबोधन था उसको समाप्त किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि मैं आपको और आपके परिवार के उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं जो हैं वो ईश्वर से करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोदी जी का आज का संबोधन यही था
जिसमें कि उन्होंने लॉकडाउन के बारे में बताया, और एक जो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जिसमें कि उन्होंने देशवासियों से ये 7 वचन मांगे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं साक्षी शर्मा एसपी लेसन्स की टीम की ओर से आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जिस तरीके से भी आप लोगों को ये गाइडलाइन दी जा रही है उनका पालन करें, घर पर रहें। ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की सीमा है इसको बरकरार रखें, लॉकडाउन का पालन करें, घर पर रहें। बी सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।